हेलो गर्ल्स, आई होप आप लोग पढ़ाई कर रही हैं। मैंने देखा कि बहुत कम लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, इसीलिए मैंने आपको कुछ समय दिया कि आप वीडियो को देखें, लेक्चर अटेंड करें, नोट्स बनाएं। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, थोड़ा सा डिफरेंट है। लगभग पूरी दुनिया ही इस दौर से गुज़र रही है, लेकिन इसे कोप अप करने के लिए हमें तरह तरह के नए नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे और हर रास्ता सकारात्मक रूप से अपनाना पड़ेगा। आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे सैम्पल सर्वे मेथड, यानी निदर्शन विधि। निदर्शन सर्वेक्षण विधि से हम लोग आज शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को छोटी सी बात कहना चाहूँगी। हालांकि इसका पढ़ाई के साथ कोई सीधा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी इट विल हेल्प यू टू बिकम फ्रेश। घर बैठ के, बिना कॉलेज आके, बिना टीचर्स के सामने, आप बिना इंटरेक्शन किए हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चुनौती जो ईश्वर ने और इस ज़िंदगी ने हम सबको दिया है। आशा करती हूँ कि हम लोग इस पर खरे उतरें, बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोग इससे गुज़रें और अच्छी अच्छी बातें सीख के ही हम लोग वापस आएँ। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, है ना। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपके जो दोनों हाथ की हथेली है, जो पाम्स कहते हैं हम इंग्लिश में, ये होता है आपकी बॉडी का स्विच बोर्ड। तो अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, घर का ही काम कर रही हैं, थक जा रही हैं पढ़ाई करते करते या घर का काम करते करते, तो बीच बीच में आप इन हथेली को ऐसे दोनों को जॉइन कीजिए और जैसे क्लैप करती हैं, क्लैपिंग का स्टाइल होगा कि दोनों पाम्स तो ऐसे करके जॉइन होगा कि सभी उंगलियां, एक की जो उंगलियां हैं वो दूसरे पाम हथेली की उंगलियों पर सट जाएंगी, पांचों, ठीक है। और एक प्रेशर बिल्ड होगा बाएं हाथ का दाएं हाथ से और दाएं का बाएं हाथ से। और क्लैपिंग का एक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग वापस आएंगे। हम लोग क्लास की शुरुआत इससे करेंगे। इससे क्या होता है कि काफ़ी ऊर्जा जो होती है बॉडी में तैयार हो जाती है। आपके हर एक अंग में, स्पेशली मस्तिष्क में, ब्रेन पावर कैपेसिटी बढ़ती है। और ना केवल सिर्फ ऊर्जा का सृजन होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी लेवल भी स्ट्रांग होती है। तो ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, कई बार कर सकती हैं। जब मैं थक जाती हूँ काम करते करते या आपके लेक्चर्स तैयार करते हुए, तो मैं इसका प्रयोग करती हूँ एंड इट हैज़ रियली गिवन मी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन लाइफ। आपका जो आसपास की जो आपकी जो वातावरण है वो काफ़ी पॉजिटिव लगने लगती है, आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है और इससे इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप मिलता है। So let's do it together, okay? All of us can do it together. And when we meet back in college, the first day we will start our class with clapping. Clapping for all of us and for all the people who are helping our lives to be what it is. बहुत लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, जिन्हें नहीं देख पा रहे हैं। हमारे घर तक खाना आ रहा है, सारी सुविधाएं आ रही हैं। A salute to everyone. We should feel grateful for that. और अपने लेवल पर जो हम कर सकते हैं वो है अपने आप को ठीक से रखना, स्वस्थ रखना, मानसिक और शारीरिक रूप से। ओके, सो लेट्स डू दिस। इट विल टेक यू जस्ट हाफ अ मिनट टू डू इट। ओके, पहले हम लोग धीरे धीरे क्लैप करेंगे और एक सीक्वेंस में क्लैप करेंगे और फिर इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। आप इस स्पीड को जितना हाई तक लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं, जब तक आपके हाथ दुखने ना लगे। ओके, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी very refreshing. Let's start. So just remember the pattern. Okay, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2. Now we will 1 2 3. We'll increase the speed. 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2. We increase the speed. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2
1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2। इस तरह से हम लोग बढ़ाते जाएंगे स्पीड को, अलग अलग लेवल्स पे हम लोग जा सकते हैं। एंड टेल मी इन व्हाट्सएप हाउ यू फील आफ्टर क्लैपिंग। ओके, अभी हम लोग घर पे कर सकते हैं, घर के सारे सदस्यों के साथ शाम को कर सकते हैं। इट्स अ नाइस एक्टिविटी। एंड आप अलग अलग बीट्स पे क्लैप कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके हाथ की हथेली जो है लाल हो जाती है, और कुछ देर बाद ये जो फीलिंग होगी वो आपके कंधों तक जाएगी, आपके मस्तिष्क तक जाएगी, एंड यूल फील वेरी रेजुविनेटेड, यूल फील वेरी रिफ्रेश्ड। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सैम्पल मेथड। आइए अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। सैम्पल मेथड या निदर्शन विधि जो है, इसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि है जो जनगणना विधि का पूरक होता है, क्योंकि जनगणना 10 वर्षों में एक बार किया जाता है। इस बीच ऐसे कई घटनाएं जन्म लेती हैं, जनांकीय घटनाएं, डेमोग्राफिक इवेंट्स जिसे हम कहते हैं, जिनके विषय में सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। पंजीयन विधि से बहुत सी कमियां मिलती हैं। Registration method has a lot of drawbacks, especially in developing countries, खास करके अविकसित या अर्धविकसित देशों में, जिसके कारण समय समय पर स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण अर्थात डेमोग्राफिक सर्वेज भी कराने पड़ते हैं, ताकि जो जनगणना के मध्यवर्ती वर्षों हैं उनके जो गैप्स हैं जनगणना के सेंसस के, उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित होती रहें। विश्व के अधिकांश देश किसी न किसी रूप में इस प्रकार का सर्वेक्षण कराती हैं। कुछ देशों में राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण मतलब नेशनल सैंपल सर्वे के नाम से सरकारी संस्थाएं प्रति माह, मंथली, अर्धवार्षिक, 6 मंथली अथवा वार्षिक, एनुअली के रूप में सूचनाओं को एकत्रित करती हैं। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या के कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे आयु वर्ग, आय वर्ग, संस्कृति, भाषा, व्यवसाय इत्यादि। एक बड़ी जनसंख्या से आंकड़े एकत्रित करना हमेशा संभव नहीं होता है, और विशेषकर जब अध्ययन की समय कम हो अथवा अध्ययन के लिए आंकड़ों की शीघ्र आवश्यकता हो। साथ ही साथ जनगणना विधि केवल आप कह सकते ना केवल समय अधिक लगता है, बल्कि इसमें खर्च भी अधिक होता है और 10 साल में एक ही बार हो पाती है। यदि ऐसी स्थिति है कि आंकड़ों का एकत्रित करने की आवश्यकता है किसी विशिष्ट शोध के लिए या सरकार की किसी कार्य के लिए, किसी नीति को कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, किसी नीति या किसी निर्णय को लेने के लिए, और उसमें बजट भी कम हो, समय की भी सीमाएं हों, तो ऐसे में जनसंख्या की एक प्रतिनिधि ग्रुप या समूह को चुना जाता है और इस समूह से आंकड़े एकत्रित की जाती हैं। यह समूह ऐसा होता है जो कि पूरे जनसंख्या के सारी विशेषताओं को रिफ्लेक्ट करती है या सारी विशेषताओं उसमें होती है, और इस समूह को या तो नमूना कहा जाता है, प्रतिनिधि कहा जाता है, या निदर्श कहा जाता है। निदर्शन सर्वेक्षण विधि भारत में 1960s के दशक में अपनाया गया। इसे SRS कहा जाता है, और इसके अंतर्गत स्थानीय गणकों द्वारा कुछ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निदर्शन यानी सैंपल में निरंतर रूप से जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े साल भर लिया जाता है। यानी पूरे देश में से कुछ गांव और शहरों को चुन लिया जाता है, जिनको वो सैंपल कहते हैं, सैंपल विलेजेस, सैंपल टाउन्स एंड सिटीज़, और इनमें से पूरे साल भर हर महीने जन्म और मृत्यु के
जो आंकड़े हैं उनको लिया जाता है। इसे क्रॉस चेक करने के लिए प्रति अर्धवर्ष में यानी हर 6 महीने में एक फुल टाइम सुपरवाइज़र के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और अब दोनों आंकड़ों को क्रॉस चेक यानी मिलाया जाता है कितना सही है और कहाँ कहाँ गलत हुआ है। इस विधि से ग्रामीण तथा शहरी जन्म मृत्यु एवं प्रजनन दरें यानी प्रजननता की दरें प्राप्त की जाती हैं। अब आते हैं कि कैसे सैंपल या सैम्पलिंग किया जाता है। ओके, तो निदर्शन की अनेक विधियां होती हैं जिसमें रैंडम सैम्पलिंग यानी दैव निदर्शन विधि है, स्तरित दैव निदर्शन है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सबसे पॉपुलर विधि है, सबसे पॉपुलर मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि पूरे देश को अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, और उनमें से सैंपल्स उठाए जाते हैं, उनमें से नमूने निकाले जाते हैं। सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए सब 2-3 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेटिस्टिकली बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स हैं, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई नमूना चुनना है तो सबसे प्रथम ये समझना पड़ेगा कि सैम्पल साइज़ छोटा हो, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि वो प्रोपोर्शनेटली बहुत कम दिखे। इट कैन नॉट बी 1% ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसा नहीं हो सकता है। इट शुड बी आइडियली 30 to 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। लेकिन स्मॉल साइज़ ऑफ सैम्पल होने से सैम्पल अगर बहुत बड़ा हो गया तो फिर उसको भी कलेक्शन में काफ़ी समय चला जाएगा, इसलिए स्मॉल साइज़ ऑफ सैम्पल होने से वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। और दूसरी अहम बात है कि सैंपल यानी नमूने में जनसंख्या के सभी गुण एवं दोष या अर्थात सभी विशेषताएं उपलब्ध होनी चाहिए। सो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी वेल रिफ्लेक्टेड इन द सैंपल. Whichever sample we choose should have everything of that population. Every aspect of population should be there in the sample. Otherwise, we will not call it a proper sample. और इस नमूने से जब आंकड़े उठाया जाता है तो उसमें कम से कम समय और व्यय होना चाहिए। इन तीनों बातों का ध्यान इस विधि में रखना पड़ता है। सैम्पलिंग जैसे आपको लगेगा कि क्यों ज़रूरी है, तो अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना होता है कॉलेज में और लड़कियों के बारे चॉइस के बारे में पूछा जाता है, तो क्या हर एक लड़की को रोक के पूछा जाता है? नहीं। कुछ लोगों को क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर से रखा जाता है जिनको बुला के क्लास के बारे में पूछ लिया जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव या आप कह सकते हैं प्रतिनिधि, क्लास के प्रतिनिधि कौन होते हैं? जिनमें क्लास के सभी गुण हैं और वो सबको जानते हैं, उनको उस क्लास के बारे में ज्ञान होता है। इस तरह से हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। बाकी विधियों की तरह भी सैम्पलिंग विधि में कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। आइए उसको देखते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेथड। पहला है कि ये विधि काफ़ी मितव्ययी विधि है। इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल मेथड। इसमें समय और मानव संसाधन दोनों कम उपयोग होता है और इसलिए खर्च भी कम होता है। इट रिक्वायर्स लेस मैन पावर, लेस टाइम, लेस एनर्जी to collect the same amount of data, and so it is very economical. जो जनगणना का परिणाम होता है इस विधि द्वारा क्रॉस चेक किया जा सकता है और इस विधि को जनगणना का पूरक विधि भी माना जाता है, क्योंकि जनगणना केवल अंतरालों में होता है, तो उस अंतराल में जो आंकड़ों की आवश्यकता होती है वो इस तरह के सर्वेक्षण विधियों द्वारा पूरा किया जाता है। इसीलिए इसे जनगणना की पूरक विधि भी कहा जाता है। और व्यापक जनसंख्या जब होती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, तो इस विधि को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि बिना सभी को शामिल किए हुए भी आंकड़ों का एकत्रीकरण हो सकता है। सो वी कैन obtain data for a purpose of study or any other given purpose from a very huge population or population spread across a very huge area, geographical area. Then this method is also very applicable and it is very popular. काफ़ी प्रचलित विधि है। लेकिन इस विधि में सबसे बड़ा दोष है कि इस विधि में हम लोग
सभी को, यानी सभी जनसंख्या के सभी एलिमेंट्स या इकाइयों को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ चांस ऑफ एरर, अर्थात एरर का जो चांस होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जितना सैम्पलिंग मेथड में अगर हमने कोई गड़बड़ी की, विधि में जिस तरह से सैम्पल हम कर रहे हैं, या सैम्पल सही नहीं है, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि सैम्पल साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ उस सैम्पल में जनसंख्या की सारी विशेषताएं होनी चाहिए। तो मान लीजिए कहीं अगर सैम्पल साइज़ सही नहीं हुआ, छोटा हो गया, तो प्रॉब्लम है। हो सकता है सैम्पलिंग में हमने ऐसी विधि ले ली जिसमें कि हमें सही चुनाव नहीं कर पाए, अर्थात जो इकाइयों को हमने चुना उनमें जनसंख्या के सभी एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं नहीं मौजूद हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हमें निष्कर्ष मिलेगा, परिणाम मिलेंगे, वो सही नहीं होगा। इट विल बी वेरी मिसलीडिंग एंड मिसगाइडिंग रिजल्ट्स। तो निष्कर्ष में काफ़ी आप गलतियां आप पाएंगी, या आपको पता भी नहीं चलेगा कि निष्कर्ष पूरी तरह से स्टडी का निष्कर्ष गलत हो गया। तो इसीलिए नमूने के चयन के समय विधि एवं नमूने के चयन के बाकी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सही मायने पर, सही तरीके से अपनाने पड़ते हैं, और इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। और ना केवल यहाँ पे, बल्कि जब नेक्स्ट चरण पर जब अध्ययन आंकड़ों का किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, तब भी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो इस कार्य में निपुण होते हैं। सो वी नीड experts and people with statistical expertise to evaluate, analyze, process, and interpret the data. And not only that, we need them right from the beginning, because sampling itself, if it goes wrong, every other thing that follows through will also go wrong. So we need skilled personnels in one line. So, and it is very difficult to get skilled personnels always at every, for every study. That is one of the basic demerits of this method. तो इसके साथ साथ हमारे सेकेंडरी मेथड्स के विधियों में हम लास्ट विधि में आते हैं, जो है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में हम यहाँ पे कुछ इसको दर्शाते हैं, कुछ पब्लिकेशंस जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड के लिए ऑन अ ग्लोबल स्टेटस अपलोड किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। पहला है डेमोग्राफिक ईयर बुक। डेमोग्राफिक ईयर बुक जो है ये एक पत्रिका है जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है, और यह हर साल प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में जनसंख्या आंकड़े, जनसंख्या आकार, क्षेत्रफल, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व की विशेषताएं, जनसंख्या जेंडर, मृत्यु संख्या, मृत्यु दर, विवाह की संख्या तथा विवाह की दर इत्यादि शीर्षकों को प्रकाशित किया जाता है। So it is an annual publication made by the United Nations organization, and it includes data on population, size, area, spread, the growth rate of population, density and its characteristics, birth rates, death rates, marital rates, fertility rates, etc. All this is country wise projected. हर एक देश के लिए ये projection होता है, and it is not only the current statistics but future projections are also made on the basis of this. तो ना केवल ये चालू वर्ष या चालू समय के लिए किया जाता है, बल्कि कई बार प्रक्षेपण की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है एपिडेमियोलॉजिकल एंड वाइटल रिकॉर्ड्स। यह एक पत्रिका है जो हर मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इट इज़ अ मंथली मैगज़ीन जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित करता है, और इसमें विश्व के देशों के जनस्वास्थ्य, मृत्यु दर इत्यादि के संबंध में आंकड़े रहते हैं। दिस इज़ अ बुक विच इज़
which deals with the health and nutritional angle of people all around the world. So country-wise, it tells us about the medical facilities that are available, the nutritional level that is um, the nutritional level of the people of the different countries, and the death rate and birth rate related to health issues. तो जो भी जन स्वास्थ्य के संबंध में आंकड़े होते हैं वो इसमें शामिल किया जाता है. The next is reports of UNDP, United Nations Development Program, जिसमें वर्ल्ड बैंक और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स भी साल में कई बार अलग अलग संस्थानों के द्वारा या इन संस्थानों द्वारा ही डायरेक्टली पब्लिश किया जाता है. स्टैटिस्टिकल ईयर बुक है दूसरा पब्लिकेशन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित होती है और यह भी एक वार्षिक पत्रिका है. इट्स ऑल्सो एन एनुअल मैगजीन. और विश्व के देशों की राष्ट्रीय आय, चिकित्सा सुविधाएं, डॉक्टर की उपलब्धता, ऊर्जा उपभोग, खाद्यान्न उत्पादन, शैक्षणिक सुविधाएं, श्रम शक्ति की उपलब्धता इत्यादि के आंकड़े इसमें प्रकाशित किए जाते हैं. Statistical book is another comprehensive data bank, you can say, which is published by the UNO, United Nations Organization, every year, and it includes the national income, availability of doctors and medical facilities, power consumption, energy supply, food production, level of education, availability of labor and level of human capital, etc. in every country. तो ये आंकड़े जो है वो कंट्री वाइज आंकड़ा होता है देशों का. इस तरह से अलग अलग संस्थाएं पूरे विश्व भर में समय समय पर विश्व स्तर पर हर एक देश के जनांकीय आंकड़ों को प्रकाशित करता है और बीच बीच में इसकी अपनी विशेषज्ञों की टिप्पणी भी आती है और देशों को क्रमित या क्रम में भी रखा जाता है जो कि हर देश के लिए अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन होता है कि वो किस रैंक में है, वो किस स्थान पर है, उसे कितनी और आगे बढ़ना है. तो उसके अपने विकास की योजनाएं बनाने के लिए इसमें या इसकी सहायता मिलती है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एंटायर टॉपिक ऑफ सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफी डेटा. आइए हम लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखें. आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर मुझे भेजेंगे. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. जो लड़कियां नहीं भेज पा रही हैं, जिनको परेशानी है व्हाट्सएप में भेजने में, आप एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में आप डेट डाल के, लेक्चर का डेट डाल के और आप लिखेंगे. एंड व्हेन द कॉलेज रीओपन्स you'll submit your copy for correction, okay, without fail. उस समय आप ये नहीं बताएंगे कि हमने नहीं किया है, या so you will not be given any more time. अब टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स ख़त्म कर रहे हैं, शेष कर रहे हैं, उसको उसी वक्त आप क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे. पहला क्वेश्चन का आंसर होगा शॉर्ट आंसर टाइप. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा? जनांकीय आंकड़ों के स्रोतों को बताएं. ये 5 नंबर का आंसर होगा. नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन डेटा. जनसंख्या आंकड़ों के महत्व को बताएं. ये भी 5 नंबर का होगा क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन अलॉन्ग विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. गुण एवं दोषों के साथ प्राथमिक आंकड़ों के संकलन विधियों को समझाएं. ये 15 मार्क का होगा. डिस्कस द मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. ये भी 15 मार्क का क्वेश्चन है. भारत के संदर्भ में द्वितीय आंकड़ों के संकलन विधियों को चर्चा करें. आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग द लेक्चर एंड यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स. आपको कोई भी तकलीफ हो, डिफ़िकल्टी हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप पर्सनली और इन द क्लास ग्रुप. ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.